प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की चैप्टर संख्या 3 के पार्ट 2 को आज कंप्लीट कर यह चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 एवं अन्य जीके जीएस पेपर के लिए लाभकारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जा रहेगा। चलिए सरकार एवं कानून। तो गवर्नमेंट एवं लॉ, सरकार एवं कानून क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सरकार कानून बनाती है। कानून कौन बनाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सरकार बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उससे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसके जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब सरकार के प्रकार कितने होते हैं, सरकार कितने प्रकार की होती है, ये देखते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। आखिर सरकार कोई कानून बना दी, फिर उसको लागू करवाना है, तो ये कौन व्यक्ति इस काम को करते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। क्योंकि हम आपको बता सकते हैं कि सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक एवं राजतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि चुनाव से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जो जीत करके जाते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है, कानून बनाती है, तो उसके बारे में बताती भी है और सफाई भी देना पड़ता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो राजा और रानी के पास जो सरकार होती है, निर्णय लेते हैं, वो किस प्रकार की सरकार होती है, तो राजतंत्रीय सरकार होती है। जो चुनाव के द्वारा होता है वह लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। तो राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती है। चलिए आगे चलते हैं।
लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे? ये प्रश्न है। तो ये जो है, अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, जबकि राजतंत्र में आधार नहीं बताने पड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपको बताना पड़ता है, नहीं अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्र में अपने निर्णय पर सफाई नहीं देते, लेकिन लोकतंत्र में सरकार को सफाई देनी पड़ती है। भारत एक लोकतंत्र है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है तो भारत क्या है? तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो जो हमारा देश का लोकतंत्र है वो कैसा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे क्या करते हैं? सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती, वह चुनाव के द्वारा अपने मेंबर को चुन के भेजती है, जो सरकार में बैठते हैं, सरकार बनाते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। तो कौन वोट देते थे पहले? जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। अब बात है 1931 से। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा था? गांधी जी ने। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता था। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी के द्वारा यह बात लिखी गई अपने पत्रिका यंग इंडिया में। तो संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। महिला मताधिकार को क्या बोलते हैं? सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है
वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थीं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1920 में, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद। इंग्लैंड में कब मिला? तो 1928 में। अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। ये देखिए, ये जो है भारत सरकार यहाँ से जो हमने पूर्व में आपको दिखाया था मानचित्र, उसमें पड़ोसी देश के नाम हमने बताए थे, केंद्र शासित प्रदेश और ये सब, राष्ट्रीय राजधानी, पड़ोसी जिला। तो दोस्तों यह चैप्टर आज कंप्लीट होता है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। कल हम चैप्टर 4 को लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।